हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की स्टडी। अभी हम बात करेंगे एडवांस अकाउंट के जो मॉक टेस्ट पेपर हैं उनको डिस्कस करते हैं। एडवांस अकाउंट के आरटीपी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और मॉक टेस्ट पेपर में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। रीज़न ये है कि नए क्वेश्चन देखने को कम मिलेंगे। सिलेबस जो है वो मई 2020 में चेंज हुआ है, उस वजह से जो पुराने मॉक टेस्ट पेपर है उससे पहले के पीरियड के जितने भी मॉक टेस्ट पेपर हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सिलेबस में नहीं बचे हैं, या फिर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो पहले सिलेबस के अंदर नहीं थे। लाइक पार्टनरशिप बड़ा चैप्टर है और वो पहले नहीं था, इस वजह से आपके क्वेश्चन जो है वो मई 2019 तक के जो आरटीपी है उसमें क्वेश्चन काफ़ी कम देखने को मिलेंगे और उसमें से भी आरटीपी कर चुके हैं, इस वजह से मॉक टेस्ट पेपर में नए क्वेश्चन देखने को बहुत कम मिलेंगे। जल्दी हो जाएगा इस वजह से, लेकिन करना तो है एक बार कि कोई नया क्वेश्चन है तो वो एक बार हमारी नज़र में आ जाए। पिछले 10 दिन से ट्राई कर रहे हैं लेकिन पता नहीं साउंड में क्या दिक्कत आ रही थी, इस वजह से ये माइक वगैरह सारा चेंज करना पड़ा पूरा सेटअप, और उस वजह से लेट हो गया। वो जो प्लान था वो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब से वापस शुरू करेंगे और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि वापस हमारा जो ओरिजिनल प्लान है उसको हम जल्द से जल्द रीच आउट कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये हमारे पास पहली आरटीपी है मार्च 2018 की। एक्स लिमिटेड नेगोशिएट्स विद द भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेंचाइजी रिटेल पेट्रोल आउटलेट स्टेशन बेस्ड ऑन द प्रपोजल सबमिटेड टू different zonal offices in BPCL. The final outcome of one outlet each in Zone A, Zone B, Zone C and Zone D is awarded to X Limited. Agreement is entered with the BPCL for 490 lakh. The agreement lays down value for each of the four outlets 88, 132, 160, 110 in addition to individual completion time. Examine and decide whether the X Limited will treat it as a single contract or four separate contracts. तो भाई क्या लिखोगे? A7 क्या कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट को सेगमेंट कर सकते हो। कंबाइन कब कर सकते हो तो उसकी कंडीशन है 3, और सेगमेंट कब कर सकते हो तो उसकी कंडीशन है 3। सेपरेट नेगोशिएशन, सेपरेट प्रपोजल और कॉस्ट और रेवेन्यू को हम क्या कर सकते हैं, अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम हर कॉन्ट्रैक्ट को अलग कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं, मतलब सेपरेट किया जा सकता है। यहाँ जो इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन है उसके हिसाब से इनको सेगमेंट किया जा सकता है। फर्स्ट का भी सेम ऐसा कैसा स्टडी मटेरियल में कवर कर रखा है और हमने जो हमारे नोट्स लिए थे उसके अंदर भी ये डिस्कस कर रखा है। सी ये भी स्टडी मटेरियल के अंदर कवर है। डी सन लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू ए सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 करोड़ विद एक्स लिमिटेड ड्यूरिंग 2015-16 फाइनेंशियल ईयर। The profit on this transaction is rupees 1 crore and delivery of goods to take place during the first month of 2016-17 financial year. In case of failure of Sun Limited to deliver within the schedule, a compensation of rupees 1.5 crore is to be paid to X Limited. Sun Limited plan to manufacture the goods during the last month of 2015-16 financial year. As on balance sheet date, the goods were not manufactured and it is unlikely that the Sun Limited will be in position to meet the contractual obligation. Should Sun Limited provide for the contingency as per Age 29? Explain. सिचुएशन क्या थी कि भाई दो पार्टी, जिसमें से एक पार्टी को क्या करना था 2015-16 के पहले महीने के अंदर ही क्या करना था, गुड्स की डिलीवरी देनी थी। जो डिलीवरी देने वाला था उसने क्या प्लान किया था कि 2014-15 के लास्ट मंथ के अंदर हम क्या कर देंगे, 2014-15 के लास्ट मंथ के अंदर हम क्या कर देंगे, इसको प्रोड्यूस कर देंगे। और इसके हिसाब से वो प्लान करके बैठे थे और फिर 2014-15 के लास्ट मंथ के अंदर वो इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाए और अभी 31 मार्च हो चुकी है और अभी तक वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। कंडीशन ये थी कि अगर वो डिलीवरी नहीं दे पाते हैं तो उस केस के अंदर 1.5 करोड़ का उन्हें कंपनसेशन पे करना होगा। अगर वो डिलीवरी दे देते हैं तो उस केस के अंदर उन्हें 1 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला था। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या यहाँ पर कंटीजेंसी प्रोवाइड करनी चाहिए, तो कंटीजेंसी प्रोवाइड करनी चाहिए क्योंकि ऑब्लिगेटरी इवेंट जो वो हो चुका है, मतलब जो कंपनसेशन पे करने का टाइम पीरियड है वो आ चुका है। क्लियर है। और सेकंड में पूछ रहा है शुड प्रोविजन बी मेजर्ड एज एन
एक्सेस ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड ओवर द प्रॉफिट, वो कह रहा है क्या इस तरीके से करना चाहिए कि जो प्रॉफिट होने वाला 1 करोड़, जो कंटीजेंसी वो सिर्फ 0.5 करोड़ से लिखा जाए, क्योंकि कंपनसेशन पे करना 1.5 करोड़ और प्रॉफिट होना है 1 करोड़। तो वो कह रहा है क्या ऐसा किया जा सकता है कि 0.5 करोड़ से ही हम प्रोविजन लिखें? तो ऐसा नहीं हो सकता। रीज़न क्या है? क्योंकि प्रॉफिट कब होगा? जब एस 9 के हिसाब से रिस्क और रिवॉर्ड जब वो ट्रांसफर हो जाए और कलेक्शन से रिलेटेड कोई भी अनसर्टेनिटी न बचे। यहाँ पर क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जा सकता है क्या? नहीं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। तो क्या इस तरीके से एडजस्ट करके लिखा जा सकता है क्या? नहीं, एडजस्ट करके नहीं लिखा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2 का ये अभी ये अपने सिलेबस के अंदर बचा नहीं है, अंडर राइटर का क्वेश्चन है जो बचा नहीं। सेकंड का बी पार्ट, एसएफएम लिमिटेड एज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च 2017। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व जो स्टैच्यूटरी रिजर्व, लोन फंड दे रखा है। कंपनी हैज ऑफर्ड बायबैक ऑफ प्राइस ऑफ ₹30 पर इक्विटी शेयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी बॉट बैक इन बोथ सिचुएशन एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो बायबैक की मैक्सिमम लिमिट का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कितना बायबैक किया जा सकता है। तो 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? फर्स्ट कंडीशन कहती है कि भाई जो शेयर आउटस्टैंडिंग है उनका 25% जो है वो क्या किया जा सकता है? बायबैक किया जा सकता है। तो अगर उस कंडीशन पे देखें तो कितने हैं? 120 है, तो 120 का 25% जो है वो बायबैक किया जा सकता है। सेकंड क्या कहता है कि आपकी इक्विटी जो है, इक्विटी मतलब इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व, इनका टोटल कंबाइंड अमाउंट बनता है, उसका 25% पैसा यूज किया जा सकता है। तो कितना हो गया? 1200 प्लस 1080 प्लस 400 प्लस 200, ये हो गया 2880। तो इसका 25% पैसा यूज किया जा सकता है। मतलब कितना पैसा यूज किया जा सकता है? 720। और 720 अगर यूज करेंगे तो कितना बायबैक होगा? डिवाइडेड बाय 30, 24 करोड़ शेयर जो बायबैक किए जा सकते हैं। थर्ड कंडीशन क्या थी? मेन दिक्कत थर्ड कंडीशन में आती है। वो क्या कहता है कि बायबैक के बाद में आपका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो वो क्या रहना चाहिए? 2:1 रहना चाहिए। मतलब अगर डेप्ट आपका 2 है तो इक्विटी कितना रहना चाहिए? कम से कम बायबैक के बाद 1 रहना चाहिए। यहाँ पर आपका लोन फंड कितना है? 3200। मतलब आफ्टर बायबैक रिक्वायर्ड इक्विटी कितना है? इसका आधा रहना चाहिए, मतलब 1600। अपने पास है कितना? 2880। तो अपने पास कुछ एक्स्ट्रा है क्या? है अपने पास 2880 माइनस 1600, अपने पास एक्स्ट्रा कितना है? 1280। इस पैसे को हम बायबैक के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन और ट्रिगर होती है। कौन सी कंडीशन? कि जब आप बायबैक करते हो तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होगा? जो नॉमिनल अमाउंट है, जितने से शेयर कैपिटल कम हो रही है उतना अमाउंट आपको क्या करना है? फ्री रिजर्व से लेके सीआरआर के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो ये दोनों कंडीशन क्या होती है? साइमल्टेनियस होती है। तो यहाँ पर जो ये 1600 है ये पूरा बायबैक के लिए यूज़ नहीं होगा। अगर 30 रुपीज़ बायबैक के लिए यूज होगा तो 10 रुपये कहाँ पर जाएगा? सीआरआर के अंदर जाएगा। तो इस 1600 नहीं, 2880 माइनस 1600 कितना है? 1280 एक्स्ट्रा है। ये जो 1280 एक्स्ट्रा है इसको 30:10 के रेशियो में बांटना होगा। भाई रिक्वायर्ड कितना है? कम से कम कितना होना चाहिए? 1600 है, कितना? 2880। तो एक्स्ट्रा कितना है? 1280। अगर 30 रुपीज़ बायबैक में जाएंगे तो 10 रुपीज़ किसके अंदर जाने हैं? सीआरआर के अंदर। क्लियर है? तो इस 1280 को 30:10 के रेशियो में बांटना है। 1280 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ हो गया 960, यहाँ हो गया 320। क्लियर है? तो ये पैसा जो है वो बायबैक के लिए यूज किया जा सकता है। तो कितने शेयर बायबैक किए जा सकते हैं? 960 डिवाइडेड बाय 30। क्लियर है? तो इस तरीके से ये कंडीशन भी आप क्या कर सकते हो? पता कर सकते हो। इसके बाद में थर्ड का ये इजी सा ही क्वेश्चन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पॉइंट हम सारे पढ़ लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिटर्न डाउन टू 80 ईच एंड इक्विटी शेयर टू 2 ईच। नॉर्मल है, बहुत सारी बार कर चुके हैं। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड वो कह रहा है अरियर है और 2/3 जो वेव कर रहे हैं और बैलेंस जो वो 1/3 इक्विटी शेयर। जैसे ये पॉइंट आया आपको सबसे पहले क्या करना है? बैलेंस शीट में देखना है कि क्या प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो वो अरियर शो कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब हमने लाइबिलिटी उसको माना है या नहीं माना। अगर लाइबिलिटी माना है तो उस लाइबिलिटी को कम होगा और 2/3
अमाउंट जो वो वेव होगा वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा और बाकी का इक्विटी शेयर कैपिटल में। अगर बैलेंस शीट में नहीं है तो फिर हमने लाइबिलिटी मान ही नहीं रखा है तो 2/3 जो वेव ऑफ है उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। जो 1/3 पेमेंट है सिर्फ उसके लिए कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, और इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा बैलेंस शीट में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं। डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट इट्स बुक वैल्यू ऑफ 300 लाख इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग बैलेंस डिबेंचर टू रिमेन द लाइबिलिटी ऑफ द डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक वन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट इट्स बुक वैल्यू ऑफ 300 लाख पार्ट पेमेंट। डिबेंचर होल्डर ने क्या किया, एक प्रॉपर्टी जिसकी बुक वैल्यू कितनी 300 लाख है उसको क्या किया, बुक वैल्यू पे लिया, तो डिबेंचर टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो जाएगा। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिबेंचर जो पे किया कैश के अंदर, जो बैलेंस शीट में दे रखा है कितना अमाउंट है। रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है उसको 400 लाख पे वैल्यू किया, तो या तो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है तो उसके हिसाब से एंट्री कर देंगे। ऑल इन्वेस्टमेंट जो है वो सोल्ड कर दिया 250 पे। 70% डायरेक्टर लोन का वेव ऑफ हो गया, बाकी के लिए इक्विटी शेयर दे दिया गया। 40% ट्रेड रिसीवेबल और 80% इन्वेंट्री को राइट ऑफ करना, और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जो कमिटमेंट है 600 लाख, इससे मतलब नहीं सेटल करना, पेइंग बाय 5% पेनल्टी, तो ये कैपिटल रिडक्शन टू कैश हो जाएगा। क्लियर है, ये अपन ने हर पॉइंट जो वो बहुत बार कर चुके हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बी पॉइंट जो वो हमने आरटीपी में डिस्कस कर रखा है। 2% ऑफ असेट है, 3% ऑफ प्रेफरेंशियल है और 3% ऑफ अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड वाले में 3/103 होगा। रीजन ये है कि जो लास्ट में बचेगा वो अनसिक्योर्ड के लिए और कमीशन के लिए रहेगा, तो उन दोनों में बांटना है। ये अब अपने सिलेबस में बचा नहीं है। इसका बी पॉइंट ये भी हम काफ़ी बार कर चुके हैं, स्टडी मटेरियल के अंदर ही कवर हो रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 27 करोड़ का शुरुआत के अंदर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, अनअर्न इनकम। तो ईयर एंड पे हम क्या करते हैं, इनकम को कम करते हैं। भाई इस साल की अनअर्न इनकम होगी वो इनकम में से कम करेंगे, तो इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न इनकम। इनकम क्रेडिट रहती है तो कम करने के लिए डेबिट करेंगे, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न इनकम। तो वैसा वैसा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। और नेक्स्ट ईयर को फर्स्ट डे हम क्या कर देंगे, इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो इसकी रिवर्स एंट्री यहाँ पर हो जाएगी पहले के लिए। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 स्ट्रॉन्ग बैंक लिमिटेड डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4000 करोड़ चार्जिंग इंटरेस्ट एट 15% पर एनम एंड एवरेज पीरियड अब डिस्काउंट भी 146। तो टोटल डिस्काउंट में निकल जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 146 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 15%। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 600 करोड़ ड्यू टू रियलाइजेशन फ्रॉम द एक्सेप्टर कस्टमर आफ्टर 31 मार्च 2017, और एवरेज जो पीरियड आउटस्टैंडिंग जो है वो रहता है वो 73 डे रहता है। तो 600 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 73 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 15%। ये जो है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट की लास्ट वाली एंट्री हो जाएगी। म्यूचुअल फंड अब आपके सिलेबस में है नहीं, ये सेम एज इट इज आपने आरटीपी में डिस्कस कर रखा है, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा डाउट आएगा नहीं। कंसोलिडेशन वाला कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट P&L और स्टडी मटेरियल में भी डिस्कस कर रखा है और आरटीपी में भी डिस्कस कर रखा है, और एक इसके अंदर करेक्शन है जो भी हमने डिस्कस कर रखा है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अब आपके सिलेबस में है नहीं। 6 का है, एक कंपनी हैज इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 each ऑन 1 January 2011 इट ग्रांटेड 5000 employee stock option at ₹50 when the market price was 140. The option were to be exercised between 1/3/2012 to 31/3/2012. वेस्टिंग पीरियड है नहीं तो सीधा पेमेंट के वक्त ही एंट्री होगी। द एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 4800, तो 4800 मल्टीप्लाई बाय 50 इतना तो कैश आ जाएगा। 4800 मल्टीप्लाई बाय 90 कैसा आया 140 माइनस 50, ये कहाँ चला जाएगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस 4800 इंटू 10, ये कहाँ चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में 4800 मल्टीप्लाई बाय 130 सिक्योरिटी प्रीमियम। एक्सप्लेन एनबीएफसी एज पर द एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स, एनबीएफसी चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। एक्सप्लेन ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ मेट क्रेडिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ब्रीफ। तो मेट क्रेडिट की बात करें बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट पहले बात कर लेते हैं P&L के अंदर। तो H22 क्या कहता है, जो मेट क्रेडिट है वो आपका किस में आएगा, मेट का जो अमाउंट है वो किस में आएगा, करंट टैक्स में आएगा। तो इसको क्या किया जाएगा, P&L में लिखा जाएगा करंट टैक्स के तौर पे। बात करें हम बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में इसे कैसा लिखा जाएगा, ये क्या रहता है,
बैलेंस शीट में ऐसा माना जाता है कि ये क्या माना जाएगा, लोन एंड एडवांसेज। रीजन क्या है कि सपोज मेरी रेगुलर जो टैक्स रेट है उसके हिसाब से मेरा टैक्स बनता है 1000 करोड़ और मेड से बन रहा है 1500 करोड़, तो गवर्नमेंट क्या कहता है 1500 करोड़ आप दे दीजिए। बाद में नेक्स्ट ईयर के अंदर आपका कम बनेगा टैक्स, टैक्स ज़्यादा बनेगा और मेड कम बनेगा, उस वक्त इसको क्या कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये अभी आपकी लाइबिलिटी नहीं है लेकिन आप क्या करो, सरकार को दे दीजिए, आगे एडजस्ट कर लीजिए। तो ये कैसा रहेगा, लोन एंड एडवांसेज में, और जब जब यूज होगा तब तब ये क्या होगा, उसमें से एडजस्ट होता जाएगा। हाउ विल कंपनी क्लासीफाई इट्स इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर विद इन 1 year फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट? विल इट क्लासीफाई द इन्वेस्टमेंट एज करंट एसेट और नॉन करंट एसेट? करंट एसेट क्या रहता है, करंट एसेट का मतलब क्या है, ऐसी एसेट जो नेक्स्ट 1 year के अंदर क्या होने वाली है, कैश और कैश इक्विवेलेंट के रूप में रियलाइज होने वाली। क्या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैश या कैश इक्विवेलेंट के रूप में रियलाइज होंगे क्या? नहीं, उनके जगह क्या होगा, इक्विटी शेयर जो है वो मिलने वाले। तो क्या उसे हम ऐसा कह सकते हैं, कैसा करंट एसेट कह सकते हैं क्या? नहीं, करंट एसेट नहीं बोल सकते उसको। XYZ लिमिटेड purchase 80% shares of ABC Limited on 1st January 2016 for 2,80,000. The issued capital of ABC Limited on 1st January 2016 was 2 lakh and balance in profit and loss account was 1,20,000. तो अपन अगर COC कैलकुलेट करें, जो कि पूछा तो नहीं है लेकिन हम पता कर लेते हैं। कॉस्ट हो गया 2,80,000 और हमें क्या मिला 2 लाख और 120 का कितना परसेंट, 80%, 80%। ये हो गया, ये हो गया 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 256 माइनस 2,80,000, तो ये हो गया 24,000 का गुडविल। क्लियर है? अगर उसी दिन की माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो कि क्वेश्चन ने पूछा है तो कितना हो जाएगा, 2 लाख और 120 दोनों का कितना परसेंट, 20%, 20%। 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 64,000। क्लियर है? During the year ended 31st December 2016, ABC Limited earned 40,000 and it's declared a dividend of 60,000। तो अब देखो डिविडेंड जो दिया है 60,000, तो वो कह रहा है इस साल का प्रॉफिट कितना है 40,000, तो 40,000 तो कहाँ से दिया है, पोस्ट से दिया है। बाकी कम पड़ रहा है वो कहाँ से दे देते हैं, 20,000 प्री से दे देते हैं। पोस्ट से जो आएगा वो कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। प्री से जो आएगा वो कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमें कितना मिलेगा 80%, हमें कितना मिलेगा 80%, मतलब कितना मिलेगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8, हमें मिलेगा 32,000 P&L के लिए, और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 16,000 हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमारे लिए एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम। ये रहेगा टोटल कितना हो गया 48,000 हमें रिसीव हुआ, जिसमें से 16,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से और ये 32,000 डिविडेंड इनकम। उसके बाद में पूछा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 1st January 2016 एंड 31st December। तो 1st January को तो 64 है और लास्ट में कितना रहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वही है 2 लाख का 2 लाख है, कोई चेंज है नहीं। और रिजर्व एंड सरप्लस 120 है, उसमें से प्री में से भी 20 जा चुका, मतलब कितना बचा 1 लाख। इस साल का प्रॉफिट तो वैसे ही उन्होंने पूरा बांट दिया, तो ये 20% और ये 20%, 3 का 20% हो गया, 3 दूनी 6, 60,000। ये इस तरीके से आपकी ये मॉक टेस्ट पेपर है जो कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर के अंदर हम एक ही मॉक टेस्ट पेपर जो वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी एक बार पूरा थोड़ा सेटअप होने में टाइम लगेगा। बाकी कल के लेक्चर के अंदर आपको बाकी के सारे MTP जो वो कवर कर लेंगे। एक्चुअली अभी 3-4 बार रिकॉर्डिंग करने के बाद साउंड में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, इस वजह से अब मैं एक माइक पे भरोसा करना बंद कर दिया। अब 2 माइक पे और 2 कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ताकि एक अगर चली भी जाए तो फिर पूरी क्लास जो हो, क्योंकि वो पूरा
4 घंटे की क्लास जो थी वो मॉक टेस्ट पेपर की पूरी टेस्ट करके फिर पता चला कि ये जो है काम नहीं कर रहा है। तो ये एक लेक्चर जो है, एक मॉक टेस्ट पेपर अभी, बाकी के कल के लेक्चर के अंदर हम सारा डिस्कस कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर आपने इतने प्रेम से सुना उसके लिए, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।